नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के। यह क्लास 7 के यदि हम बात करें तो 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर। थोड़ा छोटा चैप्टर इसीलिए मैंने 4 चैप्टर ले लिया है और ये साइंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। NCERT का करेंगे ये चारों चैप्टर, फिर SCERT का करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि टोटल 8 चैप्टर हो जाएंगे, बट जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि अभी हमें 7 कंप्लीट करना है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10th क्लास तक हमें जाना है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप टीचर बनना चाहते हो 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 10 और TRE 4.0 में, तो गारंटी है एक सीट आपके लिए, यदि इस सीरीज को फॉलो करते हैं। क्योंकि साइंस अगर आपके सेक्शन में आता है तो समझिए कि साइंस यहाँ से 100% तैयारी करा दिया जाएगा, और इसके अलावा जो साइंस आता है शायद वो कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, क्योंकि कहाँ से आएगा कोई जानता नहीं है। ऑथेंटिक स्रोत तो NCERT और SCERT है, वो हम लोग कंप्लीट कर ही ले रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सीरीज में बने रहिए। इसके अलावा मैथ्स का भी इसी तरह चल रहा है सीरीज, उसमें भी क्लास 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है, 7 भी अब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ भी देख सकते हैं 7 लास्ट होने को है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये जो किताब देख रहे हैं, इस पूरे किताब को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के सेशन का शुरुआत करने से पहले मैं वीडियो में अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पता चल सके आप किन से पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्त, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं खुद आज जॉब में हूँ। तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे जॉब लिया है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और आज से नहीं, मैं अगर बात करूँ दोस्त तो 15 सालों से, जी हाँ 2009 से ही टीचिंग करा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे साथ ऐड हो जाता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे कौन सा चीज़ पढ़ाना, कौन सा समय पे क्या देना बच्चों के लिए सही रहता है, आइडिया है। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे आज हमारे यहाँ से पढ़ के गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। जी हाँ, जो फाइनल मेरे यहाँ से पढ़ के ही जॉब लिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे यहाँ भी पढ़ा, फिर अलग भी पढ़ा और फिर जाके जॉब लिया, वैसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। SSC हो गए, रेलवे हो गए, BPSC टीचर हो गए या सीटेट वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे तमाम एग्ज़ाम देकर बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतना ज़रूर कह दूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी NCERT का स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में जाके हम लोग SCERT लास्ट में करेंगे। तो पहला चैप्टर है, मतलब 7वां चैप्टर है, इस वीडियो का पहला है लेकिन 7वां चैप्टर है, मौसम, जलवायु, जानवरों का जलवायु के अनुसार अनुकूलन। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर पढ़े और जवाब दें। साथ में हम लोग सॉल्यूशन भी करते चलेंगे, ठीक है, ताकि कोई सी भी परेशानी आपको ना हो। पहला करा है, मौसम बुलेटिन में प्रतिदिन प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखें। कह रहा है दिन का उच्चतम तापमान और रात का सबसे कम तापमान, ये सही है। प्रतिदिन प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या देखेंगे, यही तो दिखाएगा, दिन का उच्चतम तापमान और रात का कम। महीने का कभी दिखा नहीं सकता। तापमान दोपहर 12 बजे और मध्य रात्रि बजे दर्ज किया गया, ये भी नहीं। दिन और औसत तापमान, दिन का औसत उच्चतम तापमान और रात का औसत न्यूनतम तापमान, ये भी नहीं। इस टाइप के दिखाता है बुलेटिन में, दिन का उच्चतम तापमान इतना रहा और रात का सबसे कम तापमान इतना रहा। ये किताब के आधार पे आंसर दिया गया है, ये नहीं सोचिए कि हमने आपने बनाया है, किताब के आधार पे ऐसा ही आंसर है, तो हमें ऐसा ही NCERT के लिए टिक करना रहता है। दी गई परिभाषाओं में से जलवायु की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? जलवायु की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। जलवायु जो निकाला जाता है वो कई वर्षों के औसत तापमान के पैटर्न से निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तानी जलवायु का संक्षिप्त वर्णन करता है? रेगिस्तान, ध्यान रखिएगा मन में। आगे बढ़ते हैं, अब आप जवाब दे पाइएगा। रेगिस्तान में क्या होगा? पहले तो गर्म होगा, गर्म जिसमें आंसर होगा, ये नहीं होगा। अब बताइए। आर्द्र माने बता दूं भींगा होता है, शुष्क माने सूखा होता है।
गीला तो संभव है नहीं, पानी तो वहाँ होता नहीं है। तो शुष्क माने गर्म होगा और शुष्क होगा। शुष्क का मतलब सूखा हुआ, समझ रहे हैं ना, और गर्म का मतलब तो गर्म। पहेली एक वन्य जीव अभयारण्य में गई, जहाँ उसने पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, घनी वनस्पति, बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक आदि जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर देखे। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान कहाँ हो सकता है? हर चीज़ उसे दिख गया, बता सकते हैं आप? इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, तो ये तो हो नहीं सकता। समशीतोष्ण भी बहुत ठंडा होता है, ये भी हो नहीं सकता। तटीय क्षेत्र हो नहीं सकता, समुद्र का तट की बात कर रहा है। नीचे पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है कि जानवरों की कुछ अनुकूलन विशेषता नीचे दी गई है। इनमें से कौन सी ध्रुवीय भालू की अनुकूलन विशेषता है? ध्रुवीय भालू के बारे में पढ़िए, इसमें से क्या क्या है। त्वचा के नीचे वसा की फैट, यस। ध्रुव पर बहुत ठंडा होता है, तो पहला तो होगा। और पहला देखिए सारे ऑप्शन में पहला है, ठीक है। लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे होंगे। जी हाँ होंगे, इसलिए होंगे ताकि उसको मदद करता है। तो पहला तो कट गया यहीं से। तीसरा करा फिसलन भरा शरीर, ये तो पानी वाले के लिए अनुकूलित होता है, ये तो बर्फ़ वाला का चेक करना है। मोटा सफ़ेद फर, ये आंसर हो जाएगा, मोटा सफ़ेद फर होगा। अब फर को आप फिसलन मत समझ लीजिए, वरना आप कहिएगा ये भी आंसर होगा। और कोई ऑप्शन में चारों दिया नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। देख रहे हैं, केवल पहला, दूसरा और चौथा यही होगा। क्योंकि जैसे आप 3 में आंसर देने जाइएगा तो फिर कहिएगा कि जा चौथा मोटा सफ़ेद फर तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो फिर आप 4 में लगाइएगा टिक। पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे एक साथ घूमते हैं, ये सही है कि गलत? सही। वे तैर नहीं सकते, यही ना गलत है जी। पेंगुइन तो बहुत अच्छा तैरता है, उनके पैर जालदार होते हैं, उनका शरीर सुव्यवस्थित होता है, ये सब सही है। कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थिति पढ़ना है आपको, और नीचे क्या करना है ये पढ़िए। उपरोक्त सूची से उन स्थितियों की पहचान करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बड़ी संख्या में पौधे और जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। क्या रीजन है कि बहुत सारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पेड़ पौधा और जानवर होते हैं? कारण जानना चाह रहा है आपसे। गर्म और आर्द्र जलवायु तो होता है, बात समझ में आया? दिन और रात की असमान, ये नहीं होगा। दिन और रात की असमान लंबाई से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रचुर वर्षा होता है, ये सही बात है। प्रचुर प्रकाश और नमी मिलता है, ये कारण है। नमी भी खूब मिल जाता है, प्रकाश भी खूब मिलता है, और प्रचुर मात्रा में वर्षा होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु होता है। आर्द्र मतलब पानी हो जलवायु में, और गर्म भी रहता है और पानी भी मात्रा रहता है, इसलिए ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। देखिए यहाँ 3rd नंबर आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुव से ठंडा कुछ है क्या? बर्फ़ वहाँ तक। सॉल्यूशन भी सभी का भी हम देखेंगे, घबराइएगा नहीं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, सफ़ेद फर, लंबी पकड़ने वाली पूँछ, नुकीले, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 3 गो है, पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी चौथा, ये सभी है किसका? जो भालू होता है ना, उजला रंग वाला,
अथी पे बर्फ़ पे, उसका ये मतलब परिभाषा दे रहा है, मतलब उसका विशेषता बता रहा है, लेकिन ये लंबी पूँछ वाला इसका नहीं है। सॉल्यूशन सबका देखते हैं क्या क्या था, कुछ नया नया क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पर सुबह के समय में होता है। अधिकतम तापमान दिन का उच्चतम तापमान है और न्यूनतम तापमान दिन का सबसे कम रात का तापमान होता है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट जैसा लिखा हुआ है, यही आंसर बताए थे हम भी, याद है। हवा की गति आदि के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। दिन प्रतिदिन का बात हो तो मौसम कहलाएगा। लंबे समय, मान लीजिए कि 25 वर्ष के अंतराल का पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, उसे जलवायु कहा जाता है। सामान्य रेगिस्तानी जलवायु गर्म और शुष्क होती है, गर्म भी होती है और शुष्क भी रहती है, सूखा रहता है। उदाहरण के लिए राजस्थान का तापमान वर्ष के अधिकतम समय अधिकतम रहता है और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। और इससे एक बेनिफिट है, बेनिफिट क्या मतलब ऐसा कह सकते हैं, आप जब चले जाएंगे जम्मू कश्मीर वगैरह में तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे, लड़कियाँ होंगी, औरतें होंगी, जो भी होंगी, उन सभी गोर गोर ज़्यादा दिखेंगे आपको, गोरे गोरे। यही कारण होते हैं, ठंड वाले जगह पे गोरे हो जाते हैं। मेलानिन की संख्या शरीर के अंदर, मेलानिन जो है कम सेक्रेट होता है, इसलिए गोरे हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम, पश्चिमी घाट में भी है, असम में भी है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी है, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों से एकदम भरे रहते हैं। वर्षा वनों में रहने वाले प्रमुख प्रकार के जानवर जैसे बंदर है, बानर है, गोरिल्ला है, बाघ है, हाथी, तेंदुए, छिपकली, सांप, मेढक, पक्षी और कीड़े होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ध्रुवीय भालू के फर सफ़ेद होते हैं, जिसमें वे बर्फीले सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, इससे उनका कोई शिकार नहीं कर सकता। इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए इनके फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत भी रहती है। इनके लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे होते हैं जो शिकार में मदद करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और ठंड से बचने के लिए इसमें बहुत अधिक वसा होती है। वसा मतलब फैट। वे उन्हें गर्म रखने के लिए एक साथ लिपटे रहते हैं। उनके शरीर सुव्यवस्थित होती है और उनके पैर में जाल होते हैं, जिससे वे आसानी से तैर भी सकते हैं। बड़ी संख्या में प्रजातियों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की पर्यावरणीय स्थितियाँ भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु आमतौर पर गर्म रहता है। जब आप पृथ्वी देखेंगे ना तो इसकी बात कर रहा है बीच में, ठीक है, इसीलिए गर्म होगा। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। यहाँ पे इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है। और ऑप्शन में याद होगा आपको तो वहाँ पे दिन और रात की लंबाई अलग कहा था। ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक जलवायु पाई जाती है। ये कैसा लाइन लिखा है, ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक जलवायु पाई जाती है। कहता है ये क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं और वर्ष के अधिकतम भाग में बहुत ठंड रहते हैं। ये भी सही बात है। ध्रुवों पर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता। ये भी सही बात है। 6 महीना दिन ही दिन है, रात दिन। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, सफ़ेद फर और नुकीले पंजे वाले चौड़े और बड़े पैर ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुकूलन की विशेषता होती है। पैरों पर रहने वाले मदद करने के लिए बंदरों के पास एक लंबा पूँछ होता है जो लपेट कर आराम से पैर पर सो सकते हैं कि रात के समय वो गिरे नहीं नीचे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो दोस्त देखा आपने चैप्टर कंप्लीट अभी कर लिया 7 अच्छे से, सॉल्यूशन भी हो गया और उसका आंसर भी देख लिया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं 8 चैप्टर, हवा, तूफान और चक्रवात। ठीक है, पहला कह रहा है आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। कमरे में ऐसा अलार्म कहाँ लगाया जाना चाहिए? दरवाजे के पास, फर्श पर, किसी भी दीवार पर, छत पर। तो आंसर क्या होगा? छत पर, क्योंकि धुआं कहाँ जाएगा? छत पे जाएगा ना।
कह रहा है समुद्री हवा की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 योजनाबद्ध चित्र दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सही दिशा होती है? ये रहा पहला, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए पहले। कह रहा समुद्री हवा की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र दिखाया गया, इनमें से कौन सही दिशा है? इसका आंसर होगा आपका तीसरा। देखिए मैं बड़ा करके समझा देता हूँ। यहाँ सन देख रहे हैं, जब सन प्रकाश देगा, ये है समुद्र नीचे, ठीक है, ये है ज़मीन। तो पहले समुद्र का पानी वो वाष्प होकर इधर आएगा, हवा ऐसे में चलेगा और फिर ये पृथ्वी से अंदर समुद्र की तरफ जाएगा, ठीक है। ये चक्कर होता है इसका। अच्छा से उतना पिक्चर नहीं है बना हुआ क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, इसीलिए उतना ध्यान नहीं दीजिए फ़ोटो वाले क्वेश्चन पे, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है चित्र 8.2 में एक बच्चे को दूसरे स्ट्रॉ के खुले भाग के पास स्ट्रॉ से हवा उड़ाते हुए दिखाया गया है, जिसका दूसरा सिरा एक शीतल पेय की बोतल में है। यह देखा गया कि जैसे ही स्ट्रॉ के खुले सिरे पर हवा डाली जाती है, उसमें शीतल पेय का स्तर बढ़ जाता है। देखिए हुआ क्या, समझिए। यहाँ से यहाँ अंदर हवा डाला गया तो इसमें ऊपर में आ गया जो भी अंदर रखा हुआ था सामान सो। अब इसमें से बता, निम्नलिखित में कौन सा पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण बता सकते हैं आप? एक मिनट रुकिएगा। तो ये क्वेश्चन जो था ना, माफ़ी चाहेंगे इसका आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत है, मुझसे भी मैसेज आया, ये क्वेश्चन गलत है। होता क्या ना, पिक्चर वगैरह वाला में ये अगर रंगीन पिक्चर वगैरह रहता तो ज़्यादा जल्दी बन पाता है। एक आध क्वेश्चन रहेगा इधर उधर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा? पहले क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर जाके ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है चित्र 8.2 में एक बच्चे को दूसरे स्ट्रॉ के खुले भाग के पास स्ट्रॉ से हवा उड़ाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। जिसका दूसरा सिरा एक शीतल पेय की बोतल में है, ठीक है। यह देखा गया कि जैसे ही स्ट्रॉ के खुले सिरे पर हवा डाली जाती है, उससे शीतल पेय का स्तर बढ़ जाता है। अब यहाँ भी मुझे उतना समझ नहीं आ रहा, कर इसका मुंह लगता है खुला हुआ है, नीचे वाला का स्ट्रो का, और ऊपर वाला से हवा दिया गया। ये कंडीशन यहाँ दिखाया है जूम करके, जूम भी छोटा ही किया है। पढ़ते हैं ऑप्शन एक बार। निम्नलिखित में से कौन पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा कारण बताता है? हवा चलने से पुआल के खुले हिस्से पर दबाव कम हो जाता है। पता नहीं। शीतल पेय की बोतल से खुले सिरे पर हवा लगने पर उसका स्ट्रो गिर जाता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हवा के झोंके से भूसे के स्तर की, अब ये पुआल भूसा क्या चल रहा है भाई? क्वेश्चन कुछ है, ऑप्शन कुछ और चल रहा है। इसको हटाइए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पे आइए। कह रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तो ज़रा। एक मिनट बड़ा कर दूँ, हाँ फुल स्क्रीन ले लिया मैं। कह रहा है तूफान के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तूफान चल हो रहा है और बिजली भी गिर रहा है, किसी पेड़ के नीचे आश्रय ना ले, ये सही बात है। पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक चीज़ पर जल्दी गिरते हैं, जो भी कंडक्टर चीज़ होते हैं। धातु के सिरे वाले छाते के नीचे आश्रय ना ले, भी सही है, क्योंकि ऊपर में चूँकि छाता के ऊपर क्या है आपका, मतलब धातु लगा हुआ था, उसके माध्यम से आप ही पर बिजली गिरेगा। खुले गैरेज, सॉरी इस पर टिक नहीं मारना था अभी, खुले गैरेज भंडार शेड आदि में आश्रय न ले, ये भी सही है।
क्योंकि ये सभी क्या है, आयरन का ही बना हुआ है ना। खुले में बस में आश्रय न ले, खुले में बस में आश्रय न ले, खुले में बस में आश्रय न ले। बस के ऊपर गिरेगा, बस बंद होगा तो नीचे ज़मीन पे चला जाएगा। अगर बस खुला हुआ है, 4 व्हीलर में तो कहा जाता है शीशा वीसा बंद है तो उस पर रह सकते हैं। 4 का आंसर क्या कहिएगा, यही हमको लग रहा है। बात समझ में आया? बस में आश्रय लेना चाहिए, मैं कह रहा आश्रय न ले। खुला जगह और बस है तो बस के अंदर आप चले जाएंगे ना, और शीशा वीसा सब बंद रहेगा तो उस पर अगर बिजली गिरता भी है तो बिजली ज़मीन में चला जाएगा, आपके अंदर नहीं आपको प्रभावित करेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आ सकता है? जो समुद्र किनारे हो सकता है। समुद्र किनारे कौन है बताइए? अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। पुरी जो है एकदम समुद्र किनारे है, मुंबई नहीं है समुद्र किनारे। मुंबई में समुद्र मिल जाएगा आपको, मुंबई महाराष्ट्र में, गोवा में मिल जाएगा, बट पुरी जो है ऑलरेडी समुद्र के एकदम जस्ट किनारे है। और सबसे बड़ी बात है ये बंगाल के खाड़ी के तरफ का बात कर रहा है। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे में तेज हवा चलती है तो पर्दा हट जाएगा। बताइए, एक छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहा है आपको। आंसर हो जाएगा कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। क्वेश्चन अब समझिए फिर से, मन में इमेज करिएगा, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है 90 डिग्री पर, जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे में तेज हवा चलती है तो पर्दा हट जाएगा, बाहर की तरफ धकेलाएगा। इमेज करिए मन में, तब तक सलूशन शुरू करता हूँ मैं। पहला का सलूशन है कि फायर अलार्म आमतौर पर आग लगने की स्थिति में धुएं का पता लगाता है। आग लगने की स्थिति में आग के ऊपर की हवा गर्म होती है, जिसके वजह से वो कमरा के ऊपर जाएगा, छत के पास, और अलार्म को ट्रिगर करेगा। इसीलिए ऊपर अलार्म लगाना चाहिए छत में। गर्मियों के दौरान जब भूमि गर्म हो जाती है और भूमि का तापमान समुद्र के पानी से अधिक हो जाता है, भूमि के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, अतः ठंडी हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है और यह मानसूनी हवाएं हैं जो पानी लाती है और वर्षा कराती है। ये जिसका हमने कहा था कि आंसर मतलब क्वेश्चन गलत है, उसका सलूशन तो सही है बट क्वेश्चन में कुछ इधर उधर है। वैसे उसका आंसर मुझे लगता है ना 2 होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। इसका मुझे लग रहा है ज़्यादा सटीक जो है ये मुझे लग रहा है 2 नंबर। क्यों लग रहा है? ऐसे आंसर भी 2 ही दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर का पानी ऐसे मूव करके इस पे आ रहा है, बट प्रॉब्लम इस बात का है कि ये जो दिखाया गया ये चांद है या सूर्य है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ पे, आप समुद्री हवा की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.4 योजनाबद्ध चित्र दिखाया, इसमें से कौन सा सही हो सकता है? अब दिन है कि रात है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। कहता है हवा की गति बढ़ाने के साथ साथ हवा का दबाव भी कम हो जाता है। भूसे से हवा जाने से पुआल के भूसे भाग पर दबाव कम हो जाता है। जब भूसे से हवा भरी जाती है तो मुंह के पास की हवा की गति अधिक होती है, इससे वहाँ दबाव कम हो जाता है। देख रहे हैं क्या दे रहा है? और अच्छा देखता हूँ और भी। भूसे के सिरे के अंदर हवा का दबाव मुंह के पास की तुलना में अधिक होता है। भूसे के अंदर की हवा पेय का स्तर बढ़ा देती है। क्या ऊँचा भूसा माथा दुखा गया? हटाइए, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन।
यदि तूफान के साथ बिजली चमकती है, ठीक है, किसी सुनसान पेड़ के नीचे आश्रय न ले, किसी जंगल में किसी छोटे पेड़ के नीचे शरण ले, जमीन पर न लेटे, धातु के सिरे वाले छाते के नीचे आश्रय न लेना चाहिए, खिड़की के पास न बैठे, खुले गैराज भंडार शेड आदि धातु वाले जगह पर आश्रय नहीं लेना चाहिए। आश्रय लेने के लिए कार या बस एक सुरक्षित स्थान है। यदि आप पानी में हैं तो बाहर निकले और किसी इमारत के अंदर चले जाएं, क्योंकि पानी में बिजली गिरा तो पूरा पानी में कुछ देर के लिए बहुत तगड़ा झटका लगता है। भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि पूर्वी तट पर ना जिधर सूर्य उदय होता है उधर ज़्यादा चक्रवात परेशान करता है। उड़ीसा में पूरी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, इसीलिए चक्रवात से अधिक प्रभाव होने से सबसे अधिक संभावना वहीं पे है। कह रहा है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, पोरबंदर गुजरात के अंदर है और गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे संभावना बहुत कम है। हवा उस क्षेत्र से चलती है जहाँ वायु दाब अधिक होता है। उन क्षेत्रों की ओर जहाँ दबाव कम होता है, दबाव में अंतर जितना अधिक होगा हवा उतना ही ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है। आगे कहा जा रहा है कि तेज़ हवा गलियारे में कम दबाव और कमरे के अंदर उच्च दबाव बनाती है। इस दबाव अंतर के कारण पर्दा हमारे बाहर की तरफ खिसकेगा। जैसे ही मतलब तेज़ी से गलियारा में हवा चलेगा तो हवा अपने साथ रूम के अंदर के हवा को भी खींचेगा बाहर की तरफ, और वो बाहर खींचेगा तो पर्दा बाहर की तरफ आएगा। ऐसा नहीं सोच लिया कि हम पानी डाल रहे हैं, तेज़ी में पानी डालेंगे तो आप सोचिए कि रूम में पानी जाएगा, क्योंकि रूम में ऑलरेडी पानी था नहीं, इसलिए पानी जाएगा तो रूम में घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये रहा गलियारा, यहाँ रूम है और यहाँ रूम है। अब क्या हो रहा है कि इधर से हवा चला, तेज़ी से हवा चला, ऐसे 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 जा रहा है, तो रूम में चूँकि हवा है तो इसके साथ हवा बाहर निकल के जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ खाली बनेगा जगह तो बाहर गम आएगा, तो पर्दा इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ पर्दा लटका हुआ होगा, यहाँ पे यहाँ भी पर्दा लटका होगा तो बाहर गमे आएगा, पर हवा चलेगा तब। लेकिन रूम में पानी भर दीजिए, रूम में पानी भर दीजिए और ई गली में तेज़ी से पानी जाएगा तब अंदर का पानी बाहर आने लगेगा। सेम मतलब मैच करना चाहिए। हवा था, बाहर हवा चला था, इसलिए ऐसा हुआ था कंडीशन। तो 2 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया आज के सेशन का। 2 और चैप्टर अभी करेंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10 कर लेंगे, फिर चलेंगे SCERT पे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहा आपके स्क्रीन पर। मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के बारे में। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव का विकास, थोड़ा नीचे, हाँ, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव का विकास और अस्तित्व के लिए नमी, पानी और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। सही बात है। नीचे दिए विकल्पों में से वह निवास स्थान चुने जहाँ की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी और पोषक मौजूद होगा। मरुस्थल में एकदम नहीं, वन में, खुला मैदान में, क्रिकेट मैदान में। वन हो सकता है, वन में सबसे ज़्यादा हो सकता है। खुला मैदान में भी पानी सूख चुका होता है, क्रिकेट मैदान में तो भाई साहब सुखा ही दिया जाता है। आंसर 2 हो जाएगा। जरूरत और अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता है। ए हॉरिजोन, क्या है? ए हॉरिजोन बोलते हैं उसको। क्या है? सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। 3 नंबर में क्या रहा है? मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है? मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य किसका रक्षा करना है? पौधे का, ऊपरी मिट्टी का, मिट्टी के जीव का, उप मृदा का, क्या चीज़ का? क्या कहेंगे? ऊपरी मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी कटाव में नीचे तो मिट्टी रहेगा ही, ऊपरी मिट्टी कट जाएगा तो मेन प्रॉब्लम वहाँ खड़ा हो जाता है। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। तो मैं इसको ढक दे रहा हूँ। अच्छा, और मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा आपके स्क्रीन पर ला सकूँ। चलिए जवाब दीजिए ज़रा। कह रहा है अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज़ प्रक्रिया है। अपक्षय, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेज़ी से होता है। दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होती है।
ऊपरी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये तो बहुत अच्छा क्लियर हुआ, ऊपरी मिट्टी में ह्यूमस होती है, तो 4 तो करेक्ट है। अब बताएं, आप समझदार हैं। जब 4 क्लियर है कि होगा ही होगा, तो देखिए इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो किस में 4 है? इसमें। यानी कि अब आप क्लियर पता कर लिए। इसीलिए कभी कभी एक आंसर भी पता हो ना तो सारे आपको पता चल सकता है। तो 4 होंगे और 2 होंगे। रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेज़ी से होता है। तो सोचिए ना, ये भी तो आंसर क्लियर था ना। रेत में पानी डालिए, तर में चला जाएगा, तुरंत नीचे चला जाएगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए ज़रा। कहा जा रहा है जंगल में पेड़ प्राकृतिक अवशोषण के रूप में कार्य करते हैं और मिट्टी को भारी मात्रा में वर्षा जल को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसीलिए वह निवास स्थान जहाँ की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी और पोषक तत्व हो वह जंगल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपरी मिट्टी ए हॉरिजन मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें खनिज और ह्यूमस की स्थिति के कारण आमतौर पर इसका रंग गहरा होता है। यह पौधों में पोषक तत्व प्रदान करता है क्योंकि यह अधिकांश पौधों की जड़ें इसी परत में मिली हुई रहती है। जल, वायु या बर्फ द्वारा भूमि की सतह को हटाना अपरदन कहलाता है। अच्छी बात है। ऊपरी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसके अभाव में पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। अच्छा हाँ, अभाव मतलब ऊपर की मिट्टी यदि कट जाए तो पौधा विकास नहीं कर पाएगा। सही बात लिखा हुआ था। करा मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य ऊपरी मिट्टी की रक्षा करना है। सही बात है। मिट्टी, हवा, पानी या जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों को तोड़कर अपक्षय नामक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अपक्षय एक बहुत धीमी प्रक्रिया है क्योंकि किसी विशाल चट्टान को बारीक कणों में बदलने में हजारों साल लग जाते हैं। समझ गए अपक्षय क्या होता है? पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ना अपक्षय कहलाता है। तो ये तो गलत हो गया। आगे कहता है मिट्टी के माध्यम से पानी को धीरे धीरे प्रवाहित करने की प्रक्रिया को पानी का अंतःस्रवण कहते हैं। रेतीली मिट्टी में अंतःस्रवण बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि यह बहुत मिट्टी ढीली होती है, इसीलिए। आगे कह रहा है कि दोमट मिट्टी रेत मिट्टी और गाद का मिश्रण, जिसमें थोड़ी मात्रा में ह्यूमस होती है, इसलिए भी गलत हो गया। ऊपरी मिट्टी में खनिज और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण आमतौर पर इसका रंग गहरा होता है, ये सही है। तो चलिए हम लोग 10वां चैप्टर करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर करने के बाद हम लोग चलेंगे SCERT पर। जीवों में श्वसन की बात कर ले। कहा जा रहा है मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर है। मनुष्य जो है श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर क्या है? नासा गुहा है ना, नाक से ही तो शुरू होता है ना, नासा गुहा बोलते हैं उसको, नाक को। अंतः श्वसन में डायफ्राम की गति डैश होती है। अंतः श्वसन ऊपर की ओर होती है, नीचे की ओर होती है, नहीं होती है, इनमें कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? नीचे की ओर होती है। अंतः श्वसन में डायफ्राम की गति नीचे की ओर होती है। एक शब्द आया है उच्छ्वसन में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, है कि नहीं? मेढक शरीर के किस अंग से श्वसन करता है? मेढक की बात कर रहा है। मेढक त्वचा से भी कर लेता है। मेढक के बारे में बड़ा गजब है। मेढक जब टेडपोल के रूप में रहता है तो गिल से करता है, जब नॉर्मली फेफड़ा से करता है, और कादो कीचड़ में चला जाता है तो अच्छा से भी कर लेता है। कमाल का मेढक है भाई। मछलियाँ पानी के अंदर गिल्स के द्वारा। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा? दिमाग लगाइए ज़रा। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ना। जितना वातावरण में होगा उतना ही हम सांस ले पाएंगे, 21%। आगे कह रहा है कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो 7 का आप जवाब देंगे।
लैक्टिक अम्ल, और हमें पूरा शरीर में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है, अवायवीय शोषण करता है। कौन सा करता है? अवायवीय रूप में श्वसन करता है, अल्कोहल का उत्पादन होता है अवायवीय श्वसन में। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ हिलती है। सांस आप छोड़ रहे हैं, देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, अंदर की ओर, अंदर के में जा रहा होता है ना, नीचे और अंदर की ओर। कहता सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है, शरीर को O2 प्रदान करता है। ये सही है कि गलत है बताइए? सही है। 10 का क्या कहिएगा? सही है। ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन श्वसन के कार्यों का सही संयोजन होता है? नीचे भी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन के कार्यों का सही संयोजन देता है? अच्छा, दो ही दोस्त ऑप्शन दिया है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर सटीक क्या जाएगा पता है? ये सही है और ये सही है। सांस लेने में तो लेना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें O2 हम लोग लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, मेनली यही इसमें होता है। इसमें कह रहा है मछलियाँ अपने गलफरे की सहायता से सांस लेती है जिसमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती है। गलफरे मछली की मदद क्या चीज़ में करता है? पानी में घुली ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। 2 नंबर हो जाएगा, 11 का 2। NCERT का लास्ट क्वेश्चन आज का रहा केचुए और मेढक अपनी त्वचा के सांस लेते हैं। केचुआ मेढक, ठीक है, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नम और खुरदरा। सूखा और खुरदरा, सूखा तो कभी नहीं होगा, हमेशा नम रहेगा, याद रखिएगा, और चिपचिपा भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? चिपचिपा रहेगा ताकि उसको आसानी से सांस लेने बने। आइए इसका सलूशन तेज़ी से पढ़ते हैं, फिर NCERT करते हैं। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम बनाती है। श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होती है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर चलती है और डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। इस गति से हमारे छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है और वायु फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रयत्न होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट कितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। देख रहे हैं कुछ नया बात भी इसमें एक आध पॉइंट रह ही रहा है, इसलिए सॉल्यूशन सारे पढ़ लेते हैं। मेढक 2 अलग अलग तरीक़ों से ज़मीन और पानी में सांस लेती है। पानी में त्वचा जलीय श्वसन अंग त्वचीय श्वसन के रूप में कार्य करता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का आदान प्रदान त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा कर लेता है। भूमि पर मुख, गुहा, त्वचा और फेफड़े श्वसन अंगों के रूप में काम करते हैं। मेढक तो भाई कमाल निकला। मछली के शरीर में फेफड़ों के बजाय गिल्स नामक एक अंग होता है जो उसे पानी में घुली ऑक्सीजन को सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर ही बाहर निकालने में सक्षम बनाता है। अंतः श्वसन में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जबकि उच्छ्वसित श्वसन में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। आपने एक चीज़ देखा कि जो ऑक्सीजन गया था वो बाहर नहीं निकला, ऑक्सीजन कम जाएगा
क्योंकि शरीर उसका यूज कर लेगा। 21% गया था, उसमें से 16.4% ही बाहर आया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.04% गया था, लेकिन बाहर कितना निकला तो 4.4% बाहर निकला। मानव शरीर द्वारा लगभग 5% ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन की यह मात्रा लगभग 550 लीटर प्रतिदिन के बराबर होता है। फिर से ये लाइन सोच लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर द्वारा लगभग 5% ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन की यह मात्रा लगभग 550 लीटर प्रतिदिन के बराबर है। आप समझ रहे हैं, एक दिन में मनुष्य 550 लीटर प्रतिदिन के बराबर है। मतलब आप 550 लीटर तकरीबन ऑक्सीजन आप ग्रहण कर लेते हैं दिन रात में 24 घंटा में। इसीलिए जब ऑक्सीजन लगता है तो कितना महंगा रहता है, डॉक्टर के यहाँ बहुत महंगा हिसाब लगते रहता है। भारी व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियां कोशिकाएं अवायवीय रूप से सांस लेती है, क्योंकि ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। ग्लूकोज के आंशिक विघटन से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। लैक्टिक एसिड के जमने से मांसपेशियां में ऐंठन होने लगता है और दर्द महसूस होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। वे अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग वाइन और बियर शराब उद्योग में किया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि फेफड़े छाती की गुहा में किनारों पर पसलियों से घिरे होते हैं। सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर चलती है और डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है। इस गति को छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है और हवा फेफड़ों में चली जाती है। आगे कह रहा है, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर बढ़ती है, जबकि डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे छाती की गुहा का आकार कम हो जाता है और फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है। क्लियर है, सब बात पॉइंट बताते चलिएगा। सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और श्वसन अंगों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरपूर हवा को बाहर निकाल देना। शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लेना सांस लेना कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरपूर हवा को बाहर निकालना सांस छोड़ना कहलाता है। मछलियों के गलफरे उन्हें पानी में घुली ऑक्सीजन को उपयोग करने में मदद करता है। गलफरे त्वचा के उभार होते हैं। गिल्स को गैसों के आदान प्रदान के लिए रक्त वाहिकाओं की अच्छी आपूर्ति होती है। मतलब बहुत मात्रा में रक्त वाहिकाएं उसमें रहती है गिल्स के अंदर। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। छूने पर केंचुए की त्वचा गीली और चिपचिपी लगती है, जैसे इसके बीच से आसानी से गुजर सकती है। मतलब गैसें आसानी से गुजर सकती है। हालांकि मेंढकों के पास इंसानों की तरह एक जोड़ी फेफड़े होती है। वे अपनी त्वचा से भी सांस ले लेती है और नम और फिसलन भरी होती है। ये दोनों काम कर लेती है। 11 नहीं करेंगे, अभी 10 तक ही करेंगे। अब आइए हम लोग SCERT का करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें 10 से ही आज करना है, यहाँ से, ठीक है। जवाब दे, पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और इसके प्रभाव एंड इफेक्ट्स। पहला क्वेश्चन है, दो या, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ साइज, रुक जाइए। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बल्ब का डैश तप्त होकर प्रकाश देता है, तंतु। आइए इस दो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बैटरी कहलाता है। एक बैटरी को एक इलेक्ट्रोकेमिकल गैजेट, कम से कम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से युक्त के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिस पर विद्युत प्रवाह का आरोप लगाया जा सकता है और किसी भी बिंदु पर जारी किया जा सकता है, ठीक है। ताप दीप्त लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप को बोलचाल में बल्ब या शीशबत्ती कहते हैं। यह तप्त दीप्त के प्रकाश उत्पन्न करता है।
ये कैसा लिख रखा है, फिर से पढ़िए तो। ताप दीप्त लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप को बोलचाल में बल्ब या शीश बत्ती कहते हैं। अच्छा, यह ताप दीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन ताप दीप्त कहलाता है। इसे एक पतला फिलामेंट तार होता है जिसे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। और अब समझ में आ रहा है बल्ब का बल्ब को और क्या क्या कहते हैं, देख लीजिए, शायद बहुत लोग पहली बार सुने होंगे। ताप दीप्त लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप इसी का नाम है। शीश बत्ती इसी को बोलते हैं, शीशा शीश बत्ती और बल्ब कहते हैं। ग्यारह नंबर लेसन कर रहा है, रेशों से वस्त्र तक वायु ऊष्मा का डैश है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। जी हाँ, कुचालक है। वायु में ऊष्मा नहीं आ जा सकता है। पश्मीना शॉल किस नस्ल के बकरी ऊन से बनाई जाती है? नाम बता सकते हैं नस्ल का आप? अंगोरा नस्ल है, ठीक है। नस्ल का नाम क्या है? अंगोरा है। हाथों या मशीन द्वारा ऊनों से बुनकर ऊनी कपड़े तैयार करना कहलाता है बुनाई। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आइए इसके सॉल्यूशन पढ़ने से कुछ और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण को चालन के रूप में जाना जाता है। चालन का मतलब है भौतिक रूप से एक दूसरे में सट के, मतलब मान लेते हैं कि एक लोहा पूरा लाल गर्म हो चुका है, एक दूसरे लोहा में आपने टच कराया और इसमें के गर्मी उसमें जाने लगा, तो इसको क्या बोलेंगे? चालन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक होता है। ये बात भी सही है। वायु, जल, प्लास्टिक सभी ऊष्मा के कुचालक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्मीना शॉल बकरियों के बालों से बनाया जाता है। ऊन को अंगोरा खरगोश और मेरिनो भेड़ से भी प्राप्त किया जाता है। वही तो मैं सोचूं, कुछ गलती में कर रखा था। एक सेकंड मुझे दीजिए। ये जो क्वेश्चन है पश्मीना शॉल जो बनाई जाती है, ये अंगोरा, तो मैं वही सोच रहा था अंगोरा, लामा, ऊँट ये सब नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पहाड़ी बकरी। क्या होगा दोस्त? पहाड़ी बकरी होगा। बात समझ में आया? क्योंकि अंगोरा खरगोश होता है। क्योंकि मैं एक बार ठंड के दिन में एक मफलर ख़रीदा था अंगोरा वाला, तो वो ज़्यादा महंगा नहीं था, 1200-1300 का था। बट यही पश्मीना शॉल अगर का बना, पश्मीना का शॉल ही खासकर बनता, अगर उसका मफलर होता तो उसका भी रेट होता, अच्छा खासा उसका रेट रहता है। अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा खासा। कहाँ गया? एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। इसका सोल्यूशन यहीं से चल रहा था, यहीं चल रहा था। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ एक गलत ही आंसर दे रखा है। यहाँ 4 लिखाएगा। पश्मीना शॉल बकरियों के बाल से बनाया जाता है। ऊन को, गौर से सुनिएगा, ऊन को अंगोरा खरगोश और मेरिना भेड़ से भी प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता है। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इसे धागे से कपड़े बनाते थे। मतलब हो जाती है तो कपड़ा बनाया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर या रेशम की खेती, रेशम के कीड़ों की खेती कहलाता है। बोम्बिक्स मोरी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और रेशम कीट का गहन अध्ययन किया जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत चैप्टर आज स्टार्ट कर दिया इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे 7 से कराने थे, पता है आपको।
मेरे से कुछ मिस्टेक हो रखा है, तो मैं 7 करा देता हूँ, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा नज़र गया हवा, आंधी और तूफान, ये नहीं इसमें मैं कराया, SCRT में यहाँ से हमें कराना था, ठीक है। उसमें इसमें सेम लेसन चल रहा था, बट बाय मिस्टेक मैंने 10 से स्टार्ट कर दिया। कोई नहीं, इसको कर लेते, छोटा छोटा लेसन रहता है। हवा, आंधी और तूफान। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पवन वेग मापी बोलते हैं उसको, पवन वेग मापी। हवा का वेग बढ़ाने से वायु दाब डैश हो जाएगा। हवा को तेज गति से ले जाइए, वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? वायु दाब बहुत घट जाता है और हर चीज़ उड़ने लगता है हवा में। काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली तीव्र हवाएं कहलाती हैं, बहुत तेज़ से चल रहा है, आंधी कहला जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एनीमोमीटर पवन वेग मापी, फिर से सुन लीजिए, एनीमोमीटर को ही पवन वेग मापी का उपयोग पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर पवन के बल और वेग मापता है। एनीमोमीटर में चक्र होता है। यदि वायु का वेग बढ़ जाता है, क्या कह रहा है कि वायु का वेग बढ़ जाता है तो वायु के कण उस क्षेत्र से दूर हो जाते हैं, इसीलिए यदि वेग में वृद्धि होती है तो वायु दाब कम हो जाता है। हवा को उच्च दाब के क्षेत्र में कम दाब के क्षेत्र में वायु द्रव्यमान की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मौसम में संबंधित घटनाएं जो तेज हवाओं के साथ साथ धूल और गुब्बार उड़कर दृश्य को कम कर देती है, आंधी कहलाती है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ आंधी का डिफिनीशन। मौसम से संबंधित घटनाएं जो तेज हवाओं के साथ साथ धूल और गुब्बार उड़कर दृश्यता को कम कर देती है, आंधी कहलाती है। मतलब आपको धूल कण इतना में आ जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। 8वां चैप्टर है जलवायु और अनुकूलन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को कहा जाता है, आर्द्रता कहते हैं इसे। निम्न में से कौन मौसम के घटक नहीं है? मौसम का घटक कौन सा नहीं है, बताइए इसमें दो का। पहाड़ नहीं है, तापमान है, पवन है, आर्द्रता है। किस क्षेत्र में वर्ष भर सर्दी रहती है? ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दी रहेगा, है कि नहीं? वहाँ बर्फ ही बर्फ है तो सर्दी ही न रहेगा। वायु में उपस्थित क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जल वाष्प का अनुपात 0 से 4% तक पाया जाता है। ये भी सही बात है, याद रखना है इसको। मौसम का घटक पहाड़ नहीं है। मौसम के तत्व में तापमान आ जाता है, वायुमंडलीय दाब आ जाता है, हवा, आर्द्रता, वर्षा और बादल आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम शीत जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश समय अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीने सूर्योदय नहीं होता। यहाँ पर सर्दियों में तापमान 37 डिग्री तक रहता है। -37 डिग्री होगा, वही मैं सोच में पड़ गया, माइनस लगेगा, ठीक है। -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 9वां लेसन करा गंदे जल का निपटान, और यही गंदे जल की वजह से मेरा सेहत ख़राब है कुछ दिन से। गंदे जल नहीं कहेंगे, बारिश का मौसम है, मेरे को टाइफाइड हो गया, पता नहीं किधर से गंदगी मेरे शरीर में चला गया। मैं परेशान चल रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो बोलकर बना रहा हूँ, एक्साइटमेंट कम गया है। फिर भी वीडियो मैं नहीं छोड़ा, रेगुलर आप लोग के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है, काम कैसे छोड़ दूँ। बेफालतू का 10-15 हज़ार खर्चा करा दिया है टाइफाइड। गंदे जल का निपटान कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएं ज़रा। ये सब क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो बच्चा कहते हैं कहाँ से आ गया। ये सब है आपके किताब के 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पढ़ते तो है नहीं, 7 क्लास में दिया हुआ है। 22 मार्च विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को शायद बिहार दिवस भी होता है। कमेंट्स में आंसर डालिए तो आप लोग, ये सही है क्या? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, कैंसर।
पीलिया, पेचिश, खुजली, ये सभी दूषित जल से होता है। नेक्स्ट कह रहा है अपशिष्ट जल है, दूषित जल है, इसी को तो अपशिष्ट बोलेंगे। साल 1992 में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दिन इस बात की घोषणा की गई कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाएंगे। मेरा जन्म इससे एक साल बाद है, 1993 में। आगे कहा जा रहा है कि इसके बाद साल 1993 में यानी रोहित सर के जन्म के साल में 22 मार्च को पहला वाटर डे मनाया गया। तब से हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दूषित जल से होने वाली बीमारी कैंसर नहीं है, ठीक है। दूषित पानी से सेवन से गैस, कब्ज, पीलिया, अपच, लीवर में सूजन की समस्या शुरू हो जाती है। क्रोमियम, आर्सेनिक गुर्दा, हृदय, लीवर कैंसर की वजह से बन सकता है। लेड से लकवा होता है। नेक्स्ट कहता है अपशिष्ट जल वर्षा जल, अफवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का प्रदूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है, नालों में जो बहता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज या तूफान सीवेज, तूफानी पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 10 तक हमें करना था, इसको कर लेते हैं। और सॉरी, इसको तो कर ही लिया मैंने, 10, 11, 12 तो कर ही लिया। तो आज 2 लेसन एक्स्ट्रा हो गया SCRT का, कोई नहीं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि मेरा मेहनत अगर आपको काम की लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कुछ दोस्तों मित्रों में सब्सक्राइब कराइए और अच्छे से देखिए, मेहनत करिए। एक सीट गारंटी मैं देता हूँ, इस बार आप ले पाएंगे। मेरे साथ बने रहे तो कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।